दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6। इसमें हम मानव तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रजनन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में एनसीईआरटी आधारित जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6। सबसे पहले आइए तंत्रिका तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है। ऑप्शन है आपके ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय गति का नियंत्रण या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो है ये तंत्रिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं, मेरुरज्ज और मस्तिष्क जैसे संवेदी अंगों से मिलकर बना होता है और ये तंत्र सोचने समझने, किसी वस्तु या घटना को याद रखने, बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने, हृदय की गति को नियंत्रित करने, शरीर के संतुलन को बनाए रखने और ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। तो याद रखिएगा मानव तंत्रिका तंत्र दोस्तों कई प्रकार के कार्य करता है, जिसमें ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचने समझने की क्रिया और हृदय गति का नियंत्रण शामिल है। अगला प्रश्न है तंत्रिका की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष, मस्तिष्क या मेरुरज्ज। तो सही उत्तर है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, ये मानव तंत्रिका तंत्र की मूल रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और ये शरीर की सबसे बड़ी और जटिल कोशिका होती है। दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सेंसरी यानी संवेदी कोशिकाएं, दूसरा मध्यस्थ यानी इंटर सेल और चालक यानी मोटर तंत्रिका कोशिकाएं। तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई दोस्तों न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के भाग और संबंधित कार्यों का गलत समूह क्या है। इसमें देखिए प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम ये ऐच्छिक क्रियाओं और स्मरण क्षमता का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम ये मुद्रा समन्वय और संतुलन करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा ये श्वसन, पाचन, निगरण, हृदय गति का नियंत्रण करता है और हाइपोथैलेमस ये दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना। तो दोस्तों ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ये दोस्तों अग्र मस्तिष्क के भाग का होता है, एक अंग होता है और ये शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। तो कुल मिलाकर हाइपोथैलेमस दृश्य ग्रहण और उसकी विवेचना नहीं बल्कि शरीर का तापमान नियंत्रण करने में सहायक होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें ए, बी और सी आपके सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या में देख लेते हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डाईएनसीफेलान भाग का एक अंग है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जिसको कि लगभग ये 37 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त पीयूष ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्रंथ से जुड़े रहकर ये लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है देखिए मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का भाग उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर में संपूर्ण तंत्रिका 3 भागों में विभाजित होता है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि मस्तिष्क मेरुरज्ज है, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसमें कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं शामिल हैं, और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शामिल है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र के भाग ये सभी हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है भूख प्यास का अनुभव,
गंध दुर्गंध का अनुभव, तापमान नियंत्रण और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों मानव मस्तिष्क जो है शरीर का केंद्रीय सूचना और तंत्रिका अंग है। ये मुख्यतः अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है। ये सभी भाग भिन्न भिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे भूख, प्यास, गंध दुर्गंध, पीड़ा का अनुभव, शरीर के तापमान का नियंत्रण, संवेदी सूचनाओं यानी ठंडा गर्म का स्पर्श का प्रसंस्करण, ऐच्छिक क्रियाओं का समन्वय, स्मृति संग्रहण और सूचना पुनः प्राप्ति। तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव मस्तिष्क शरीर के भूख, प्यास, गंध दुर्गंध, तापमान नियंत्रण, इन सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ऑप्शन है 13 जोड़ी, 33 जोड़ी, 31 जोड़ी या फिर 12 जोड़ी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 31 जोड़ी। दोस्तों मानव शरीर में मेरुरज्जु से 31 जोड़ी यानी कुल 62 तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। और ये तंत्रिकाएं मेरुरज्जु को परिधीय अंगों यानी हाथ पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, ज्ञानेंद्रियों आदि से जोड़ती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरुरज्जु से 62 तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु या तंत्रिका कोशिकाएं। तो सही उत्तर है दोस्तों, मानव शरीर की परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण तंत्र, जो नियंत्रण केंद्र होता है, ये मेरुरज्जु होता है, जिसको कि स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। और बाह्य वातावरण की किसी क्रिया के विपरीत मानव शरीर द्वारा की गई त्वरित प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, जो उद्दीपनों को ग्रहण कर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। और प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी अंग मेरुरज्जु और चालक तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, मानव तंत्रिका तंत्र के बाद अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए प्रश्न है कि हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है ग्रंथि, संवेदी अंग, प्रजनन अंग या पाचन अंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रंथि। दोस्तों शरीर के वे अंग जो हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव कहते हैं, उनको ग्लैंड यानी ग्रंथि कहा जाता है। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथियां, इसमें त्वचा और पाचन ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम का स्राव करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसमें पीयूष ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है, जबकि मिश्रित ग्रंथियां जैसे अग्नाशय, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती है। ये ग्रंथि ऑक्सीटोसिन, बेसोप्रोप्रीन, सोमेट्रोप्रोपिन यानी वृद्धि हार्मोन, थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन का स्राव करती है। यह स्वयं एक ग्रंथि होने के साथ साथ अन्य ग्रंथियों के स्राव को भी नियंत्रित करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन युक्त हार्मोन क्या होता है? देखिए इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनेलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। दोस्तों थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो श्वास नली के समीप स्थित होती है, और ये ग्रंथि आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर मोटी हो जाती है, जिसको कि घींघा या गंडमाला रोग कहते हैं। और दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आपको बताना है। तो उत्तर है जड़ मानवता। जड़ मानवता यानी क्रेटिनिज्म। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ मानवता रोग हो जाता है। इस रोग में उपापचय की गति कम हो जाती है, जिससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चे बौने रह जाते हैं। और वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सिडिमा नामक रोग हो जाता है, जिसमें रक्तदाब और हृदय गति में कमी आती है और मनुष्य थकान का अनुभव करता है।
अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसमें देखिए TSH, FSH, TLTH या ACTH। तो सही उत्तर है थायराइड ग्रंथि से दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन TSH। दोस्तों TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन एक अमीनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के स्राव को TSH अथवा थायरोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा उत्तेजित किया जाता है और ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए संश्लेषित ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे पीटोसिन, सिटोसिनान अथवा जेनेरिक आइसोटोसिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है और बच्चों के जन्म के समय अथवा स्तनपान करवाते समय ये हार्मोन स्त्रियों में स्रावित होता है। इस हार्मोन के दो लक्षित ऊतक होते हैं, एक तो स्त्रियों का गर्भाशय और स्तन ग्रंथियां। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मधुमेह जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका स्राव अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है और मधुमेह से प्रभावित व्यक्ति के शरीर का निर्जलीकरण अधिक होता है, इसलिए उसे प्यास अधिक लगती है। तो याद रखिएगा मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जा सकता है? देखिए अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, आलू के कंद से या नीम की छाल से। तो सही उत्तर है दोस्तों डहेलिया की जड़ों से। दोस्तों इंसुलिन मानव के अग्नाशय में निर्मित होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसे डहेलिया की जड़ों से भी प्राप्त किया जाता है और इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन, रेनिन या पेप्सिन। तो सही उत्तर है सेक्रेटिन हार्मोन। देखिए दोस्तों अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सेक्रेटिन है और ये हार्मोन ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है, जो कि यकृत यानी लीवर और अग्नाशय को पाचक रसों के उत्तेजन के लिए उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। तो कुल मिलाकर सिक्रेटिन हार्मोन दोस्तों ये अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन या विटामिन। तो सही उत्तर है एस्ट्रोजन एक हार्मोन है और इसको स्त्री हार्मोन कहा जाता है, जो महिलाओं के प्रजनन तंत्र और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तन, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय एवं यौन आदि के विकास और नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। तो एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या थायरॉक्सिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन। दोस्तों स्त्रियों में मासिक चक्र की प्रक्रिया में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रजोनिवृत्ति वह स्थिति है जब महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इस स्थिति में स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये हार्मोन है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन दोस्तों इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है और जब कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो एड्रिनल ग्रंथि से इस हार्मोन का स्राव होता है और ये हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है और त्वरित निर्णय लेने के लिए शरीर की सहायता करता है। तो ये था दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए देख लेते हैं मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथियां और उनसे स्रावित हार्मोन के बारे में। देखिए दोस्तों पीनियल ग्रंथि ये मेलाटोनिन
हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ ये वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सोमैटोट्रोपिन, वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटियोट्रपिक हार्मोन और पुटिका प्रेरक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन और मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ अकेले करती है। आमाशय दोस्तों गैस्ट्रिक और घ्रेलिन हार्मोन का स्रावण करती है और अग्नाशय से ग्लूकागान, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का स्रावण होता है। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरोन, नार एल्ड्रिनिल, नार एपिनेफ्रिन और कार्टिसोल हार्मोन का स्रावण होता है। वृषण केवल पुरुषों में और यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन यानी एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। अंडाशय केवल स्त्रियों में होता है जिसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। वृक्क या किडनी से दोस्तों कैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्रावण होता है। यकृत से आईजीएफ यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इस हार्मोन का स्रावण होता है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन, थाइमोपाइटिन का स्रावण होता है और थायराइड या अवट ग्रंथि से देखिए टेट्राआइडोथायरोनिन, थायरॉक्सिन, टेट्राआइडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। और देखिए पैराथायराइड ग्रंथियां, यहाँ से पैराथार्मोन या पीटीएच हार्मोन का स्रावण होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रजनन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए और इसमें कथन है कि प्रजनन के माध्यम से जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, ये आपका सही कथन है। इसके अलावा प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक हो सकता है, सही है। विखंडन तथा विजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं, ये सही नहीं है। और सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है, ये सही है। तो आपसे पूछा गया है असत्य कथन, तो असत्य कथन ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य सभी कथन सही हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विखंडन या फ्रेगमेंटेशन और विजाणु निर्माण जो होता है ये पादपों में अलैंगिक प्रजनन से संबंधित विधियां हैं। मानव सहित सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें विपरीत लिंग वाले जीवों के युग्मकों के निषेचन से नए जीवों का जन्म होता है। अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए दोस्तों संतान अपने जनक के समान होती है, सही है। नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं द्वारा होता है, सही है। युग्मकों का निर्माण और निषेचन नहीं होता है, ये भी सही है। और ये प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि पुष्पीय पादपों में दोस्तों पुमंग, जायांग नामक प्रजनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए इसमें नए पादपों का जन्म लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। और पुमंग में परागकणों का निर्माण होता है और जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है जिसमें कि अंडाणु बनते हैं और परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है, ये कथन गलत है, क्योंकि पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन नहीं बल्कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है स्वपरागण की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है? ऑप्शन है एक लिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी पुष्पों में, अनावृत बीजी पादपों में या एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्पों में। तो सही उत्तर है दोस्तों एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्पों में स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। और जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये प्रक्रिया स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। और आप जान लीजिए दोस्तों स्वपरागण की प्रक्रिया एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है एक पुष्प के परागकणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्वपरागण, परपरागण, निषेचन या प्रवर्धन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी परपरागण। दोस्तों जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये प्रक्रिया क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। परपरागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, कीट, पक्षी और जल इत्यादि।
अगला प्रश्न है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। देखिए इसमें है कटान, कलम, पर्तीकरण या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों कायिक प्रवर्धन पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसके अंतर्गत किसी प्रजनन अंग की सहायता के बिना पादप के कायिक अंगों जैसे तना, जड़, पत्ती आदि से नए पादप उत्पन्न होते हैं। कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियों में कटाव, कलम लगाना, पर्तीकरण और सूक्ष्म प्रवर्धन आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। ऑप्शन है कटान, कलम, पर्तीकरण या सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सही उत्तर है गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए कलम का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए गुलाब, सेब, नाशपाती, आम इन सभी पौधों के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए कलम यानी ग्राफ्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। केला, आर्किड और अन्य सजावटी पादपों के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन विधि, अंगूर, लीची, संतरा आदि के लिए पर्तीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं जो है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है जरायुज, अंडज, एक लिंगी या द्विलिंगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जरायुज। दोस्तों देखिए ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहा जाता है, जैसे कि मानव। इन जीवों में अंडे का निषेचन मादा की फैलोपियन ट्यूब में होता है और भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। इसके विपरीत अंडे देने वाले जीव अंडज अथवा अंडप्रशु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है वह अवस्था जब स्त्री अथवा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं। तो देखिए वयस्कता, यौवनारंभ, रजोनिवृत्ति या प्रौढ़ता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यौवनारंभ। दोस्तों आयु की वह अवस्था जब पुरुष और स्त्री लैंगिक रूप से प्रजनन योग्य हो जाते हैं तो उनको प्यूबर्टी कहा जाता है यानी यौवनारंभ प्रक्रिया। और पुरुषों में 13 से 16 वर्ष की आयु में जबकि स्त्रियों में 10 से 13 वर्ष की आयु में यौवनारंभ का प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है। ऑप्शन है वृषण, वृषण, अधिवृषण, अग्नाशय या शुक्राशय। तो सही उत्तर है अंडाशय। दोस्तों मनुष्य के नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, अधिवृषण, शुक्राणु, शुक्राशय, शुक्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग, शिश्न और प्रोस्टेट ग्रंथि आदि शामिल होते हैं। अंडाशय इसमें शामिल नहीं होता है क्योंकि अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग होता है। यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। अगला प्रश्न है निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, आपको बताना है। गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो सही उत्तर है अंडवाहिनी में। दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है और इस वाहिनी में शुक्राणु यानी नर युग्मक और अंडाणु यानी मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है। और निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक जबकि संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेता है। तो याद रखिएगा निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मादा जनन पथ पर पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने समय के लिए। ऑप्शन है 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए या 1 से 2 दिन के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों मानव शुक्राणुओं को मादा जनन पथ यानी अंडवाहिनी में पहुंचने के लगभग 30 मिनट लगते हैं, लेकिन यह उसी समय अंडाणु का निषेचन नहीं करता बल्कि 48 से 72 घंटे तक इसकी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहती है और इस प्रकार अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु कोशिका लगभग 12 से 24 घंटे तक निषेचन योग्य बनी रहती है। अगला प्रश्न है मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। ऑप्शन है 180 दिन, 280 दिन, 380 दिन या 350 दिन। तो सही उत्तर है दोस्तों मनुष्यों में सामान्यतः 280 दिन लगभग 9 माह का गर्भकाल होता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन के बाद निर्मित युग्मनज का तीव्र विकास होता है और इसमें पहले भ्रूण और बाद में एक पूर्ण विकसित शिशु का विकास होता है और यह संपूर्ण प्रक्रिया भ्रूणीय विकास कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों रिलैक्सिन क्या है। हार्मोन, एंजाइम, औषध या प्रोटीन।
तो सही उत्तर है दोस्तों रिलैक्सिन जो है ये एक हार्मोन होता है और जो प्रसव के दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है और ये हार्मोन स्त्रियों की श्रोण मेखला के मध्य स्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक उपास्थि में शिथिलन उत्पन्न करके शिशु को जन्म देने में सहायता करता है। तो रिलैक्सिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना आरंभ कर देता है, आपको बताना है। ऑप्शन है विकास के प्रथम सप्ताह में, विकास के तृतीय सप्ताह में, विकास के चतुर्थ सप्ताह में या विकास के छठवें सप्ताह में। तो सही उत्तर है दोस्तों मानव भ्रूण का हृदय विकास के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करना या धड़कना प्रारंभ कर देता है। भ्रूणी विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह तक की अवधि भ्रूण विकास काल यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड कहलाती है और इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास होता है। तो याद रखिएगा मानव भ्रूण विकास के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करना आरंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। ऑप्शन है एमनियान, गर्भाशय भित्ति, कोरियान या पीतल कोश। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए एमनियान। देखिए दोस्तों एमनियान जो होता है ये ऐसी कला है अथवा झिल्ली है जिसके भीतर एमनियाटिक तरल भरा होता है और ये भ्रूण को नमी प्रदान करती है तथा बाह्य दबाव और धक्कों से इसकी सुरक्षा करता है। कोरियान भ्रूण के आवरण का सबसे बाह्य आवरण होता है और कोरियान और एमनियान मिलकर भ्रूण के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था ये कि कौन सा इसमें पूछा गया है कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो आप जान लीजिए कि ये होता है एमनियान झिल्ली जो कि भ्रूण की शुष्कन यानी सूखने से रक्षा करती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला का जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।